तो वंस अगेन वेलकम टू प्रॉफिट लड्डू। तो आज मैं यहाँ पर हूँ एक कंपनी जिसका नाम सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड है, उस कंपनी का इन डेप्थ एनालिसिस करने के लिए। और इस कंपनी का जो मैं इन डेप्थ एनालिसिस कर रहा हूँ वो अपने एक व्यूअर्स की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंपनी करती क्या है। जो कंपनी है वो एक फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर कंपनी है और जो डील करती है टेलीकॉम, एनर्जी और रेलवे सेक्टर में। ठीक है जी। उसके बाद में क्या है कि जो कंपनी का मेन काम है वो टावर की और जो ट्रांसमिशन लाइन है उस ट्रांसमिशन टावर्स को भी ये बनाने में और उनको लगाने में मदद करती है। उसके बाद में क्या है, ये जो कंपनी है वो इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कराती है वेरियस प्रोजेक्ट्स में, जिसमें पावर ट्रांसमिशन लाइंस हैं, सोलर जो पावर प्लांट्स हैं उनके थ्रू। और इसमें और चीज़ें क्या है, इसका जो सबसे जो मेन काम है वो है रेलवेज इलेक्ट्रिफिकेशन लाइंस का है इसका जो काम है। बाकी इसका जो डोमेस्टिक बिजनेस है वो 94% डोमेस्टिक है, बाकी 6% इसका एक्सपोर्ट से है। और ये कंपनी नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली भी वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, फिलीपींस, सऊदी अरबिया, नेपाल और म्यांमार में भी है, वहाँ पे भी अपने ऑपरेशंस को चलाती है। और इसके जो क्लाइंट्स हैं उनमें 600 क्लाइंट्स में इसके एयरटेल, अडानी, एबीबी, जियो, भेल और टाटा जैसे इनके क्लाइंट्स हैं। और इनकी जो ऑर्डर बुक है वो लगभग 2401 करोड़ की है अभी क्वार्टर फर्स्ट तक की जो इनकी ऑर्डर बुक थी। उसके बाद में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं इनके जो उत्तर प्रदेश में हैं। बाकी इसका अगर देखें तो इन्होंने एक कंपनी को 2024 में एक्विजिशन भी किया जिसका नाम EMC लिमिटेड है और ये 178 करोड़ रुपए में किया इन्होंने। बाकी इन्होंने फरवरी 2024 में फंड रेज भी किया 290 करोड़ का। और जो इनका टोटल डेट है वो इंक्रीज हो गया 249 करोड़ से 350 करोड़ तक। तो यही सारी इसकी इंफॉर्मेशंस थी कि सबसे पहले कंपनी टेलीकॉम टावर्स और ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में डील करती है, नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इंटरनेशनली भी इनके प्रोजेक्ट हैं और बहुत बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स हैं, लाइक जियो है, एयरटेल है, अडानी है, भेल है जैसी कंपनीज हैं। तो चलते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस पे। तो सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस में मार्केट कैप 1552 करोड़ का मार्केट कैप है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी 31.7 है और जो इंडस्ट्रियल पी है वो 22.4 है, यानी कि स्टॉक कहीं ना कहीं पे ओवर वैल्यूड है इंडस्ट्री की तुलना में। उसके बाद में इसका जो ROCE है वो 15.7 है ROCE और जो ROE है वो भी 12.4 है, यानी कि दोनों ही ठीक ठीक हैं, ज़्यादा अच्छे भी नहीं है पर ठीक है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इसमें 53.4 है और डेट इक्विटी रेशो इसमें 0.53 है जो कि एक अच्छा रेशो है। बाकी प्लस परसेंटेज इसकी 4.34 है जो इतनी ज़्यादा नहीं है। बाकी पैग रेशो देख लेते हैं तो वो थोड़ा बढ़ा हुआ है इसका पैग रेशो, यानी कि कहीं ना कहीं अंडर वैल्यूड नहीं है, ये सॉलिडिटी इसमें दिखाई नहीं देती। 3.25 का इसका पैग रेशो है। उसके बाद चलते हैं आगे चलें तो इसका जो मीडियन पीई है वो भी 30 का है और जो वैसा स्टॉक का पीई था वो भी लगभग 31 का था, तो लगभग एवरेज ही है 31.7 का था। तो उसके मुकाबले भी अभी ये अंडर वैल्यूड वगैरह नहीं है, उसके मुकाबले अभी भी ओवर वैल्यूड ही दिखा रहा है उसमें। इवन अगर इसका 50 DMA 200 DMA देखें तो यहाँ पर ये किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं दिखा रही है कंपनी, उससे नीचे ही चल रहे हैं ब्लू लाइन से दोनों के दोनों, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम नहीं है। उसके बाद में पीयर कंपैरिजन में देखें तो कहीं ना कहीं पे ये दिखाई दे रहा है 31 का इसका पीई है। तो ये कंपनी जो टेक्नो क्राफ्ट है ये इससे थोड़ी सस्ती है। बाकी बंसल वायर्स वगैरह महंगी है, उषा मार्टिन सस्ती है, ये सस्ती है, NMDC का दे नहीं रखा है, इसमें शारदा एनर्जी का सस्ती है,
रत्नमणि मेटल्स, ये इससे थोड़ी महंगी है। बाकी एवरेज सही है इसका पीयर कंपैरिजन करने पे जो पीई है। बाकी जो सबसे बड़ी चीज़ है कंपनी के अंदर वो है उसकी प्रॉफिट, यानी कि कंपनी प्रॉफिट कितना जनरेट कर पा रही है। तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के मामले में सही नहीं है, क्योंकि 31 करोड़ से 40 करोड़ लाई, 40 से 53 हुआ और 53 करोड़ से 49 करोड़ हो गया, यानी एक साल के अंदर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से घट चुकी है। ठीक है जी। उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी घटी तो जिससे इसका कैगर नीचे आ गया, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, जो एक साल का जो है -59% है और 3 इयर्स का लगभग 20% है, यानी लॉन्ग टर्म रिटर्न इसका सही था, लेकिन 1 ईयर से कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही। उसके बाद में जो क्या है, इसके जो कैश फ्लो है वो हम देख लेते हैं। कैश फ्लो भी कुछ खास जनरेट नहीं कर पा रही, 002 करोड़ का कैश फ्लो है। अगर कैश फ्लो जनरेट नहीं कर पा रही कंपनी, तो कंपनी अपने कैश को लगा कहाँ रही है, यानी उसको CWIP करना चाहिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि केपेक्स करना चाहिए। पता चला कंपनी का अगर केपेक्स चेक करते हैं तो केपेक्स में भी कुछ नहीं कर रही, 21 करोड़ से 0, फिर दोबारा 0 आ गई है, यानी कि कंपनी कैश जनरेट ही नहीं कर पा रही, कैश जनरेट ही नहीं कर पा रही। उसका पता कहाँ से चलेगा? जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है उसमें देखेंगे तो कंपनी का कैश कन्वर्टिंग साइकिल देखे ना, तो उसमें कंपनी को कैश कितने दिनों में मिल रहा है? 230 दिन हुए थे, फिर 254 दिन, फिर 211 दिन, यानी कि दिन बहुत ज़्यादा है। 7 महीने में अगर कंपनी कोई प्रोजेक्ट अपना हाथ में लेती है किसी भी कंपनी से, तो कंपनी को पेमेंट कब तक मिल पा रही है? उसकी 7 महीने बाद तक। कैश कन्वर्टिंग साइकिल है ये इसका। और जब इसके पेबल डेज पेबल देखें तो उसमें अगर कंपनी अपना कोई सप्लायर का पैसा देना है तो कितने दिन में उनको देना पड़ रहा है? 41 से 51, 51 से 49, यानी जब आपको पैसा देना है, कंपनी को पैसा देना है, तो 49 डेज में उनको देना पड़ रहा है, और जब कंपनी को पैसा लेना है तो उनको 7 महीने बाद पैसा मिल रहा है। तो ये कैश क्रंच लगा पड़ा है कंपनी में, ना कंपनी के पास कैश फ्लो है, ना CWIP कर रही है। क्योंकि क्यों नहीं कर पा रही? बिकॉज उसका जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो कहीं ना कहीं पे मैच नहीं कर पा रहा, वो कहीं ना कहीं पे मिसलीड हुआ पड़ा है, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी है, जिसकी वजह से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट नहीं कर पा रही और कैश भी नहीं है कंपनी के पास में। बाकी अगर इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 53.41% की हिस्सेदारी है प्रमोटर्स की, जो एक अच्छी हिस्सेदारी है। जो FIIs देखें वो है 5.62, लेकिन अगर आप FIIs को देखें ना, उन्होंने अपनी संख्या को जून के मुकाबले सितंबर में घटा दिया है, 8.42 से 6.49 कर दिया है। वो इसीलिए किया है बिकॉज जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबिलिटी भी जनरेट नहीं कर रही और उसका जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो कहीं ना कहीं पे बिगड़ा हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और उससे क्या हुआ, रिटेलर्स को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको तो ज़्यादा पता नहीं होता इसके बारे में। उन्होंने क्या किया, 35.60% से 38.56% की बढ़त हो गई है। रिटेलर्स बढ़ गए हैं, FIIs घट गए हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि कंपनी के फंडामेंटल सही होने के बावजूद भी कंपनी कुछ खास कर नहीं पा रही है, इसी वजह से कर नहीं पा रही। पहले बहुत अच्छा कर रही थी, बट एक साल में उसका जो ये कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो बिगड़ा है, उस वजह से फेल हो रही है। उसके बाद में अब हम अगर इसका ट्रेंड एनालिसिस देखें तो 1 डे में भी ये कुछ खास नहीं कर रहा, 1 वीक में भी रेड हुआ पड़ा है पूरी तरह से, 1 मंथ में भी, 1 मंथ में ठीक है, थोड़ा सा 1 मंथ में ये ठीक है, अच्छा चल रहा है। उसके बाद में 3 मंथ्स में देखें तो वहाँ पे भी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है, 30.63, 1 ईयर में भी ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। ठीक है जी। तो 1 मंथ वाला पॉजिटिव था, बाकी सारे 1 वीक, 1 डे, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर वाला नेगेटिव ही है, और 3 इयर्स में थोड़ा पॉजिटिव है। ये 3 इयर्स में ये कितने का कर रही है, 85% का रिटर्न बना रही है। यानी अभी तो कंपनी के अंदर किसी तरह का कोई मोमेंटम नहीं है, कोई रुझान, कोई ट्रेंड नहीं है, खाली बियरिश ही है, नीचे ही जा सकती है, ऊपर नहीं जा सकती है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हम इसका प्राइस देख लेते हैं। तो 8.99 इसका प्राइस चल रहा है। उसके बाद में इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो
एक सपोर्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत नीचे आया हुआ है, 8.99 बहुत नीचे आया हुआ है। तो एक सपोर्ट इसका है 6.18 पर है। अगर इसका रेजिस्टेंस देखें तो पहला रेजिस्टेंस 13.93 रुपये पर है, और अगर 13.93 को ये ब्रेकआउट देता है तो 23.28 इसका अगला रेजिस्टेंस होगा, अगला टारगेट होगा। और 23.28 को भी दे देता है तो कहीं ना कहीं पे स्टॉक में मोमेंटम आने की संभावनाएं हैं पूरी तरह से। बाकी अगर इसका RSI देखें, यानी स्ट्रेंथ को अगर इसकी देखें तो स्ट्रेंथ कुछ खास है नहीं, 30.90 का RSI है जो ओवरसोल्ड जोन में है, तो कुछ खास नहीं है। बाकी अगर इसके MACD को देखें तो दोनों लाइनें पैरेलल हैं, कोई भी लाइन किसी लाइन को क्रॉस नहीं कर रही है, जिससे इसमें किसी तरह का रिवर्सल आने के भी चांसेस नहीं हैं। तो ओवरऑल हमने यही देखा इस स्टॉक के अंदर कि एक तो फंडामेंटल्स सही होने के बावजूद भी कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं कर रही, उसका जो कैश कन्वर्टिंग साइकिल है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रखा है, वो पूरी तरह से अच्छा नहीं है, कैश फ्लो कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से वो CWIP भी नहीं कर पा रही है। बाकी ट्रेंड कोई दिखाई नहीं दे रहा था, और मोमेंटम के साथ स्ट्रेंथ भी कोई दिखाई नहीं दे रही, और ना किसी तरह का कोई रिवर्सल दिखाई दे रहा है। तो अगर अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे एक नया कंटेंट बनाने में इंस्पिरेशन मिलती है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर भी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं, सो डैट कि जो नई वीडियोस हैं वो आप तक कहीं ना कहीं एक रेगुलर बेस पर आती रहें। सो थैंक यू सो मच।